11वां सवाल है हमारा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन फैमिली लॉ 2 के लिए। पहला बोल रहा है आशा एंड मोहन मैरिड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज मोहन कन्वर्ट टू इस्लाम। ये बोल रहा है आशा और मोहन जो है वो दोनों हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी किए हैं। 2 साल के बाद मोहन जो है वो इस्लाम धर्म को कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, इस्लाम धर्म में चला जाता है। सवाल आपसे पूछ रहा है व्हाट इज रेमेडी अवेलेबल टू आशा, ठीक है। इसका एक लैंडमार्क केस लॉ है सरला मुदगल का केस, ठीक है। सरला मुदगल के केस में भी ऐसा ही होता है। सरला मुदगल के पति जो होते हैं वो किसी मतलब और धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस्लाम में ही मान के चलिए, ठीक है। तो उस पे वो केस जो है बेस्ड है। सवाल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्हाट इज रेमेडी अवेलेबल टू आशा। यहाँ पे आशा और मोहन शादीशुदा है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। अब यहाँ पे मोहन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी और धर्म में, इस्लाम, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि आशा के पास क्या रेमेडी रहेगा अगर मोहन किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला सिचुएशन ये है और सवाल ये है, तो क्या है, मोहन जो है दूसरे धर्म में चला गया तो वो अब हिंदू नहीं रहा, ठीक है। उसका हिंदू होना सीज हो गया वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले रेमेडी क्या रहेगा कि वो आशा जो है डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पति हिंदू धर्म से निकल चुके हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। तो आपको पता होगा डाइवोर्स का ग्राउंड जो है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में प्रोवाइड किया गया है। उसमें क्लियरली बताया गया है कि अगर कोई भी बंदा अपना धर्म बदलता है, कन्वर्ट होता है, तो वो ग्राउंड होता है डाइवोर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आशा के लिए क्या रेमेडी है? पहला रेमेडी है कि वो डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर दे, ठीक है। और दूसरा क्या है, कोर्ट उनको जो है डाइवोर्स का डिग्री ग्रांट कर दे। इसके बाद और क्या कर सकती है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ठीक है। अगर उनको डाइवोर्स नहीं लेना है तो जुडिशियल सेपरेशन का एप्लीकेशन कर सकती है। तो ये सारे रेमेडी उनके पास अवेलेबल है। किसके पास? आशा के पास। या तो वो डाइवोर्स ले ले, या तो जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन डाले, ठीक है, या तो उनको जो है मेंटेनेंस या जो भी रिलीफ उनको चाहिए वो अपने हिंदू लॉ के हिसाब से क्लेम कर सकती है। तो ये उनका रेमेडी हो गया। दूसरा सवाल पूछ रहा है इसमें, इन दी अबव सिचुएशन कैन मोहन रीमैरी आफ्टर कन्वर्जन। जब ये बंदा मोहन कन्वर्ट हो गया तो क्या अब वो दूसरी शादी कर सकता है? ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तो चैट जीपीटी से लिया है तो इसीलिए बहुत सारा जवाब है। मेरे हिसाब से वो दूसरी शादी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने तो पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम धर्म अपना लिया। तो इस्लाम धर्म में पोलीगैमी अलाउड है। अब उस इस्लाम जैसे ही वो हिंदू धर्म को छोड़ दिया, इस्लाम में आ गया, तो इस्लाम में वो 2 करे, 3 करे, 4 करे, वो तो उसके ऊपर है क्योंकि वहां पे पोलीगैमी अलाउड है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो दूसरा सवाल था, इन दी अबव सिचुएशन कैन मोहन रीमैरी आफ्टर कन्वर्जन, तो यस वो कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद वो शादी कर ही सकता है ना, क्योंकि वो हिंदू धर्म को छोड़ दिया, इस्लाम में आ गया और इस्लाम में पोलीगैमी अलाउड है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो कर सकता है 100%, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी दलीलें दी हैं इसीलिए मैं सारी दलीलों को नहीं पढ़ा हूँ। सीधी बात, वो इस्लाम को कबूल किया तो इस्लाम में पोलीगैमी अलाउड है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर कन्वर्जन वो रीमैरी कर सकता है, तो यस कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इस्लाम लॉ में पोलीगैमी अलाउड है तो यस कर सकता है, ठीक है, सीधी बात। दूसरा अगला सवाल है हमारा 12वां, रवि एंड अनु आर अ हिंदू मैरिड कपल, दे वांट टू अडॉप्ट अ डॉटर, ठीक है। रवि और अनु जो है वो शादीशुदा है, कपल हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी किया है उन्होंने। दे वांट टू अडॉप्ट ए डॉटर, वो चाहते हैं एक बच्ची को गोद लेना, ठीक है। ये है आपका स्थिति। सवाल पूछ रहा है स्टेट एनी 2 कंडीशन विच हैव टू बी कंप्लाइड विद बाय देम फॉर अडॉप्शन, ठीक है। अडॉप्शन के लिए क्या क्या कंडीशन था मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लेने वाला पार्टी है वो भी साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है, कैपेबल होना चाहिए लेने के लिए। उसके पहले से कोई बेटी, अगर बेटी गोद लेना है तो पहले से बेटी नहीं होना चाहिए,
बेटा गोद लेना है तो पहले से बेटा गोद नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एज गैप 21 ईयर्स होना चाहिए, करेक्ट। ये सारी चीजें हैं। जिस बच्चे को आप गोद ले रहे हो वो बच्चा भी कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। एक बच्चे को एक ही बार गोद लिया जा सकता है, दोबारा नहीं लिया जा सकता, करेक्ट। तो ये सारी चीजें कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि दो कौन से कंडीशन होंगे जो फुलफिल होने चाहिए। तो सबसे पहला है कि पति पत्नी आपस में कंसेंट करेंगे, ठीक है, कि हमें बच्चा गोद लेना है। अगर शादीशुदा है पति पत्नी तो पति को पत्नी से परमिशन लेना पड़ेगा, तब अडॉप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से कंसेंट जरूरी है। और बच्चे का जो आप ले रहे हो उस बच्चे का एज गैप आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे मान के चलिए मैं 26 साल का हूँ, ठीक है, तो मैं जो बच्चा गोद लूंगा वो 3 साल का ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 21 साल का गैप होना चाहिए। अगर कोई बच्चा 4 साल का है और मैं खुद 24 साल का हूँ तो मैं बच्चा गोद नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं 20 साल का हो जाऊंगा फिर, और वो बच्चे 4 साल के हो जाएंगे, तो 20 साल का क्या हो गया ना। जबकि गैप कितने का होना चाहिए? 21 साल का होना चाहिए। तो अगर मैं मान के चलिए 25 साल का हूँ और कोई बच्चा 4 साल का है, तब मैं गोद ले सकता हूँ, क्योंकि वहां पे 21 ईयर का गैप हो गया, ठीक है। तो कंसेंट यहाँ पे जरूरी है, पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा, बच्चे को जो अडॉप्ट कर रहे हैं तो अडॉप्टिव पेरेंट का जो एज है वो 21 ईयर्स का जो है गैप बच्चे के एज के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा कंडीशन इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। ये इसमें ना कुछ और भी कंडीशन एक्सप्लेन किया गया है, आप लोगों को पढ़ना होगा तो डिटेल में पढ़ लेना कि बच्चा माइनर होना चाहिए, ठीक है। पहले से किसी ने अडॉप्ट नहीं किया होना चाहिए। अगर डाउटर है तो डाउटर गोद नहीं ले सकते, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इसमें दूसरा सवाल है, व्हाट आर दी इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। अडॉप्शन के बाद का इफेक्ट क्या होता है? तो अडॉप्शन के बाद का इफेक्ट ये है कि जो अडॉप्टिव पेरेंट होते हैं, ठीक है, वो लीगली पेरेंट हो जाते हैं अडॉप्टिव चाइल्ड के, ठीक है। और अडॉप्टिव चाइल्ड का जो लीगल, जो भी उसके अडॉप्टिव पेरेंट के पास जो भी प्रॉपर्टी होगा उस पे सब अधिकार उसका होगा, उस बच्चे का होगा, जैसे उसने नेचुरल बॉर्न लिया हो उस घर में, ठीक है, पहली बात। दूसरा है, चाइल्ड सीजेस टू हैव राइट इन दी बायोलॉजिकल फैमिली। जहां पे वो बच्चा जन्म लिया था उस परिवार से जो भी रिश्ता था उसका वहां पे सीज हो जाएगा, खत्म हो जाता है अडॉप्शन के बाद, ठीक है। तीसरा है राइट टू इनहेरिटेंस। जो भी अडॉप्टिव पेरेंट हैं उनके जो भी प्रॉपर्टी होंगे उनके ऊपर इनहेरिटेंस का राइट उस चाइल्ड को हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। नेक्स्ट है इसमें lineal descendant. The adoptive child is considered a lineal descendant and belongs to adoptive family for all legal purposes. सही बात है ना। जब मैंने कोई बच्चा गोद दिया तो मेरे बाद जो लीनियल होगा वो मेरा बेटा ही होगा, चाहे वो अडॉप्टिव हो या कोई भी हो, ठीक है। तो लीनियल डिसेंडेंट का भी दर्जा उस बच्चे को उसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, A and B who were friends died in an accident. ए और बी जो है दोस्त थे, दोनों एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ए इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, फादर एंड सन एंड डाउटर। बी इज सर्वाइव्ड बाय हिज फादर एंड मदर। ये बोल रहा है कि ए और बी जो है दोनों दोस्त थे, दोनों एक एक्सीडेंट में मारे गए। अब ए जो मारा गया उसके पीछे उसकी वाइफ बची है, उसके फादर बचे हैं, उसका एक सन है और उसकी एक डॉटर है, ठीक है। ये चार लोग ए के बचे हुए हैं। बी जो मर गया उसके मम्मी और पापा जिंदा है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए का जो प्रॉपर्टी होगा वो उनके जो ये लीगल ईयर बच गए उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का हम देखते हैं पहले। ए का लीगल ईयर यहाँ पे कौन कौन होगा, या ए के लीगल ईयर में क्लास लीगल ईयर 1 में कौन कौन आता है? सन आता है, डाउटर आता है, विडो आती है, मदर आता है, फादर आता है। ये क्लास लीगल ईयर 1 में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए का कौन कौन जिंदा है? ए का यहाँ पे जिंदा है वाइफ, ए का जिंदा है सन, ए का जिंदा है डाउटर, ए का जिंदा है फादर। मतलब क्लास लीगल ईयर 1 के चारों उनके जो है परिवार के जिंदा है, तो वो चारों को इक्वली प्रॉपर्टी जाएगा। तो उनका जो भी प्रॉपर्टी होगा 1/4
शेयर मिलेगा उनको। ठीक है। दूसरा सवाल पूछ रहा है हाउ विल बीज प्रॉपर्टी डिवॉल्व। बी जो मर गया उसी के साथ उसके कौन कौन से जिंदा, उनका था बी सर्वाइव्ड बाय हिज फादर एंड मदर। बी का सिर्फ माता पिता जिंदा था। ठीक है। तो अब यहाँ पे बी का जो लीगल ईयर होगा, क्लास लीगल ईयर 1 में कौन कौन आता है, क्लास लीगल ईयर 1 में यहाँ पे है, देखिए according to Hindu Succession Act, if a Hindu male dies intestate without any class 1 years, then property devolve upon after class year 2। ये तो सभी को पता है कि क्लास लीगल ईयर 1 का अगर कोई नहीं है तो क्लास लीगल ईयर 2 में जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंस बी हैज नो वाइफ, नो चिल्ड्रन एंड नो सिबलिंग, ठीक है, ओनली फादर एंड मदर सर्वाइव, उसका कोई बीवी बच्चा कोई नहीं था, सिर्फ माता पिता जिंदा है। ठीक है। Because mother is class 1 here and father is class 2 here, mother will inherit entire property if there are no other class legal year 1। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उनकी माँ जो है क्लास लीगल ईयर 1 में फॉल होती हैं। ठीक है। इसीलिए उनको पूरा प्रॉपर्टी जाएगा और उनके फादर जो है वो क्लास लीगल ईयर 2 में आते हैं, इसीलिए उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मदर गेट्स एंटायर प्रॉपर्टी एज सोल क्लास लीगल ईयर 1, फादर डज नॉट इनहेरिट इफ मदर इज अलाइव। माँ जिंदा है, क्लास लीगल ईयर 1 का अगर कोई भी सदस्य जिंदा है तो सारा प्रॉपर्टी उनको जाता है, क्लास लीगल ईयर 2 को नहीं आएगा। अगर क्लास लीगल ईयर 1 में कोई नहीं है तो क्लास लीगल ईयर 2 को वो प्रॉपर्टी जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी बोथ हिंदू गर्ल्स आर फ्रेंड्स। ठीक है। ए और बी जो है दोनों हिंदू है और दोनों गर्ल्स है और दोनों फ्रेंड है। ए 25-year-old girl, unmarried girl, want to adopt a 5-year-old boy। एक 25 साल की लड़की है, ठीक है, ए नाम की। ये जो ए और बी जो दोनों दोस्त है ना, वो दोनों दोस्त सोच रही है कि हमें शादी नहीं करना है और हम ऐसे ही बच्चा गोद ले ले। ठीक है। तो ए जो है वो 25 साल की है और वो 5 साल के लड़के को गोद लेना चाहती है, और बी जो उसकी एक फ्रेंड है वो 27 साल की है और वो एक 3 साल के लड़की को गोद लेना चाहती है। ये है आपकी परिस्थिति। सवाल पूछ रहा है कैन ए अडॉप्ट दी बॉय, वाई। मतलब ये बोल रहा है क्या ए जो है वो लड़के को गोद ले सकती है, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। ठीक है। तो मैंने अभी बताया पीछे के लेक्चर में कि अगर किसी पेरेंट को बच्चा गोद लेना है तो 21 ईयर का गैप होना चाहिए। अब यहाँ पे लड़की 25 साल की है खुद और लड़का चाहिए उसको 5 साल का। ठीक है। तो एज गैप कितना हो गया, 20 साल का, जबकि लीगली कितना होना चाहिए, 21 साल का। तो यहाँ पे ये लड़की उस लड़के को गोद नहीं ले सकती है क्योंकि वो 1 साल का यहाँ पे जो है गैप हो रहा है। ठीक है ना, डिफरेंस तो है ना 1 साल का, क्योंकि लीगली 21 साल होना चाहिए लेकिन लड़की है 20 साल की, क्योंकि लड़की 25 साल की है और लड़का ले रहा है 5 साल का, तो उसको लीगली 26 साल का होना चाहिए, तब वो गोद ले सकती है 5 साल के लड़के को। ठीक है। तो इस हिसाब से लड़की जो है वो 5 साल के लड़के को गोद नहीं ले सकती। ठीक है। इसी हाँ 21 साल का गैप होना ही चाहिए, सेम जेंडर होगा तो भी। ठीक है, जनरल रूल है। हाँ। नेक्स्ट है आपका किधर गया, बी हु इज 27-year-old कैन बी अडॉप्ट द गर्ल, वाई। क्या बी जो है लड़की को गोद ले सकती है, तो ये क्योंकि लड़की तो यहाँ बी जो है वो 27 साल की है और उसको बच्ची चाहिए 3 साल की, तो कितना हो गया, 27 में से 3 घटा तो 24 साल, वो तो 21 साल को क्रॉस ही कर रही है ना, तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे बी जो है लड़की को गोद ले सकती है क्योंकि वो लीगली 21 ईयर्स का गैप रख रही है, 21 ईयर से ज्यादा ही रख रही है, लेकिन ठीक है वो अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। तो ये 4 सवाल में किसी को कहीं कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, ए अ हिंदू फीमेल मैरिड टू बी
एंड दे हैव अ डॉटर सी। ठीक है, ए नाम की लड़की है जो बी नाम के लड़के से शादी करती है, दोनों हिंदू है, उनके एक बेटी हुई है जिसका नाम है सी। ए वॉन्ट्स टू टेक अ सन इन अडॉप्शन, उनकी जो वाइफ है वो चाहती है कि एक बेटा गोद लिया जाए। ठीक है, ये है आपकी परिस्थिति। सवाल आपसे पूछ रहा है हु इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि किसको आप गोद ले सकते हैं अंडर HAMA, मतलब हामा एक्ट के अंदर आप किस बच्चे को गोद ले सकते हैं। ठीक है, कौन कैपेबल है अडॉप्शन में लेने के लिए, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट the following conditions for a child to be capable of being adopted। तो सबसे पहला, child must be a Hindu, आप जिस बच्चे को गोद ले रहे हो वो बच्चा हिंदू होना चाहिए। दूसरा, child must be a minor, बच्चा जो है माइनर होना चाहिए, मतलब 18 साल से नीचे होना चाहिए। द चाइल्ड शुड नॉट बी ऑलरेडी अडॉप्टेड, वो बच्चा पहले से किसी के द्वारा अडॉप्ट न किया गया हो। द चाइल्ड शुड नॉट बी मैरिड, वो बच्चा शादीशुदा न हो। द चाइल्ड शुड बी अ डेड चाइल्ड, शुड नॉट बी अ डेड चाइल्ड। ठीक है, वो बच्चा जो है जीवित होना चाहिए, मरा हुआ नहीं होना चाहिए। द चाइल्ड कैन बी आइदर बॉय और गर्ल, बच्चा कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हो गया कौन कैपेबल है अडॉप्शन में जाने के लिए। तो ये सारे बच्चे जो अभी मैंने बताए, हिंदू बच्चे, माइनर बच्चे, पहले किसी ने अडॉप्ट नहीं किए हुए बच्चे, शादीशुदा न हुए बच्चे, जिंदा बच्चे, लड़के या लड़की, ठीक है, वो अडॉप्टेड के लिए कैपेबल है। दूसरा सवाल था कैन ए अडॉप्ट अ सन, क्या यहाँ पे जो लड़की थी वो जो चाह रही थी कि एक बेटा गोद ले ले क्योंकि उसके पास एक बेटी पहले से थी, तो वो ले सकती है क्या। तो सवाल यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा था। तो ए कैन अडॉप्ट अ सन विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, बी प्रोवाइडेड द चाइल्ड मीट्स द कंडीशन टू बी अडॉप्टेड, वो जो बेटा गोद लेना चाहती है उसको पहले पति से कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चा जो है वो कैपेबल होना चाहिए अडॉप्शन के लिए। जैसे अभी मैंने बताया अडॉप्शन के लिए कैपेबल कैसे होगा, तो वो बच्चा हिंदू होना चाहिए, माइनर होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होना चाहिए, पहले से अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से मिस ए जो है, मिसेज ए, वो बच्चा लड़का गोद ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का। हाउ विल प्रॉपर्टी ऑफ पी ए हिंदू मेल डिवॉल्व इन केस ही डाइज इंटेस्टेड। पी नाम का हिंदू व्यक्ति है जो मेल है, ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो बिना विल बनाए मर जाते हैं। परिस्थिति 1 ये बोल रहा है, सवाल नंबर 1, इफ पी डाइज लिविंग बिहाइंड 3 सन, पी जो है मर जाता है, उसके पीछे 3 बेटे उनके रहते हैं, ए बी और सी। सी जो है पापा के सामने ही इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि पी का जो प्रॉपर्टी है वो कैसे बटेगा इन तीनों में। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे सी जो है पापा के सामने ही कन्वर्ट हो गया था इस्लाम में, ठीक है, तो अब वो हिंदू रहा नहीं, तो जैसे ही वो हिंदू नहीं रहा तो बचा कौन, ए और बी, और ए और बी अगर बचा है तो ए और बी ही लीगल हियर होगा, तो प्रॉपर्टी 1/2 के शेयर से दोनों में बांटा जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी कन्वर्ट हो गया था तो सी को नहीं मिलेगा। समझ गए। अभी नेक्स्ट सवाल है इसमें, नेक्स्ट सवाल है, देखिए, इफ पी डाइज लिविंग बिहाइंड 2 सन, ठीक है, ए एंड बी एंड 3 ग्रैंडसन CS1 CS2 ऑफ प्री डिजीज्ड सन सी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरे परिस्थिति में हम ये देखें कि पी के पास 3 बेटा था, ए बी और सी। ए बी दोनों जिंदा है, सी मर गया है, सी के 3 बेटे हैं, ठीक है, चाइल्ड है। सी हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हिज फादर पी, पी के समय पर ही उसका सी बेटा जो है कन्वर्ट हो गया था इस्लाम में। तो सी शुरू में ही कन्वर्ट हो गया था, तो उसका जो तीनों बेटा है वो भी इस्लाम ही हो गया ना। अगर सी शुरू में ही मुस्लिम बन गया था तो उसके तीनों बच्चे भी मुस्लिम हो गए। तो हिंदू लॉ में अगर कोई प्रॉपर्टी बटेगा तो वो हिंदू में ही बटेगा, मुस्लिम में तो बटेगा नहीं।
तो यहाँ पे भी आपका जो सवाल नंबर बी है उसमें भी प्रॉपर्टी ए और बी में ही बटेगा, क्योंकि वो तीनों बच्चे जो हैं सी के हैं और सी शुरू में ही वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, कन्वर्ट हो गया था, इसीलिए उनको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। अ हिंदू मेल who was already married to his maternal uncle's daughter B। ठीक है, ए नाम का हिंदू मेल है जो अपने मैटरनल अंकल के बेटी से शादी कर चुका है ऑलरेडी। मैरिड टू अनदर फीमेल सी ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बी। ठीक है, वो अपने मैटरनल अंकल के बेटी से जो शादी किया था वो अभी अलाइव है, जिंदा है। ठीक है, और उसी के सामने वो मिसेज सी नाम की कोई महिला है उससे शादी कर लेता है। सवाल आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मैरिज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में जो शादी हुआ था उसका स्टेटस क्या है, वैलिड होगा या वॉइड होगा। ठीक है, तो देखिए ए एंड बी आर वैलिडली मैरिड अज्यूमिंग मैरिज कंप्लाइड विद हिंदू मैरिज एक्ट। The fact that B is a maternal uncle's daughter is not prohibited under Hindu Marriage Act। ठीक है, and hence the marriage is valid। ठीक है, तो यहाँ पे परिस्थिति आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए दे दिया था कि मैटरनल अंकल की डॉटर है तो ये शादी वैलिड होगा या नहीं होगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा एक्सेप्शन में दिया गया है कि अगर कहीं पे ऐसा कोई ट्रेडिशन है, ठीक है, जहाँ कोई ऐसा कल्चर है जहाँ पे मैटरनल अंकल से शादी हो सकती है, मैटरनल अंकल के बेटी से शादी हो सकता है, तो वो शादी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ये शादी वैलिड है। बी में क्या बोल रहा है, वेदर मैरिज ऑफ ए विद सी इज वैलिड। यहाँ पे जो सी तीसरी महिला थी, दूसरी महिला जिसके साथ शादी किया था ए ने, क्या ये शादी वैलिड है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि वो बी से ऑलरेडी शादीशुदा है। ठीक है, और बी ऑलरेडी शादीशुदा है बी से। ठीक है, और उसी के दौरान उसने सी से भी शादी कर लिया, तो ये शादी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्योंकि हिंदू मैरिज में लिविंग स्पाउस होने के बाद आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, और यहाँ पे दूसरी स्पाउस उसकी पहले से है और उसने फिर से शादी कर ली, इसीलिए दूसरी शादी उसकी वॉइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर एक्स, ए हिंदू मेल डाइज इंटीस्टेट लिविंग बिहाइंड सन, डाउटर, daughter of predeceased daughter and brother B। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि मिस्टर एक्स जो है एक हिंदू मेल है, वो बिना विल बनाए मर जाता है, उसके पीछे उसके बेटे हैं, उसकी बेटी है, उसकी बेटी के बेटे हैं। ठीक है, और उसका भाई है बी। अब ये बोल रहा है सवाल में हाउ विल मिस्टर एक्स प्रॉपर्टी डिवॉल्व। मिस्टर एक्स जो प्रॉपर्टी छोड़ के गया था वो प्रॉपर्टी कैसे बांटा जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्लास लीगल हियर 1 में एक्स का कौन कौन होगा, सन होगा, डॉटर होगा, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन होगा, वो जो डॉटर की डॉटर थी ना वो आएगी, फिर आएगा विडो, फिर मदर एक्सेट्रा। ये हो गया क्लास लीगल हियर 1, और ये रियल भी है, वास्तव में भी ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदा एक्स्ट्रा है, कौन, उसका भाई। ठीक है, तो उसका भाई जो है वो क्लास लीगल हियर 2 में आएगा। तो इधर जो बच्चे उनके बीच में वो प्रॉपर्टी इक्वली बांटा जाएगा एक्सेप्ट ब्रदर। ठीक है, भाई को छोड़ के जो भी लीगल हियर बच्चे हैं यहाँ पे उनके बीच में वो प्रॉपर्टी इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन थे, सन था, डॉटर था और डॉटर की डॉटर थी। ठीक है, तो इन तीनों के बीच प्रॉपर्टी को 1/3 के रेशियो से बांटा जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है देखते हैं, इधर गया, हाँ, दूसरा सवाल है
इफ ब्रदर बी हैज कमिटेड मर्डर ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है, यहाँ पे ब्रदर बी जो है उसने अगर मिस्टर एक्स का मर्डर किया होता, देन हाउ मच शेयर इज ही एंटाइटल्ड टू इनहेरिट फ्रॉम मिस्टर एक्स। ये बोल रहा है, ये सवाल घुमा दिया है, बाकी तो बी को वैसे भी नहीं मिलने वाला है कुछ। बी पहले केस में भी वो सेकंड लीगल ईयर था और यहाँ पर तो उसने एक्स को मार ही दिया, ठीक है। जब कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी के लालच में किसी को मारता है तो उसका प्रॉपर्टी उसको कभी नहीं मिलता, ठीक है। तो वैसे भी वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड हो गया क्योंकि उसने उस प्रॉपर्टी के लिए उसको मार दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ ब्रदर बी हैज कमिटेड मर्डर ऑफ मिस्टर एक्स देन हाउ मच शेयर इज ही एंटाइटल्ड टू इनहेरिट फ्रॉम मिस्टर एक्स। कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मर्डर कर दिया है एक्स का, ठीक है, तो वो एलिजिबल ही नहीं है, वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड हो गया, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। हैंस बी गेट्स नो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू मिस्टर एक्स। गॉट इट, समझ में आया। 19वां सवाल है हमारा, रिया गॉट मैरिड टू अमित अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। रिया नाम की लड़की है, अमित नाम के लड़के से शादी करती है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। अमित मदर स्टार्टेड डिमांडिंग ए डायमंड सेट ऑफ ₹5 लाख, ठीक है। अब ये जो अमित की माँ है वो अपनी बहू रिया से 5 लाख का डायमंड का सेट जो है डिमांड कर रही है। इन केस एज डाउरी, मतलब डाउरी के तौर पर। रियाज फादर हैड नो ऑप्शन बट टू फुलफिल द डिमांड एंड गेव द सेम टू अमित मदर, ठीक है। रिया के पापा के पास कोई और चारा नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उनको 5 लाख के डायमंड सेट देने के, ठीक है। तो वो उनकी माँ को डायमंड सेट दे देते हैं, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द पनिशमेंट टू विच अमित मदर कैन बी मेड लाइबल। कौन से अपराध के लिए अमित की माँ को सजा दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या मांग रही थी, डाउरी मांग रही थी ना, तो वो डायमंड सेट, ठीक है। तो वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत टेकिंग डाउरी और गिविंग डाउरी दोनों प्रोहिबिटेड है और सेक्शन 4 में 5 साल तक डाउरी लेने और देने के लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अमित की माँ को जो है डाउरी मांगने के लिए सेक्शन 4 में 5 साल तक का जेल और जुर्माना अलग से लगाए जा सकते हैं। दूसरा सवाल है इसमें, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू रिया अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रिया के पास क्या रेमेडी है। तो रिया के पास रेमेडी ये है कि रिया की माँ जो है वो उसकी सास जो है उसको डायमंड सेट के लिए प्रताड़ित कर रही है, बार बार मांग रही है, ठीक है। तो वो कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन के लिए फाइल कर सकती है, ठीक है, क्योंकि डाउरी मांगना कहीं ना कहीं मेंटल क्रुअल्टी के अंदर आता है, ठीक है। और क्रुअल्टी जो है एक डाइवोर्स का ग्राउंड है, ठीक है। तो इस आधार पर सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 में क्रुअल्टी को ध्यान में रखते हुए वो कोर्ट से डाइवोर्स का भी पिटीशन फाइल कर सकती है, जुडिशियल सेपरेशन भी ले सकती है, ठीक है। और डीबी एक्ट के तहत भी उनको प्रोटेक्शन मिल सकता है, मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे रेमेडी रिया के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक एंड सरिता आर मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। अशोक हैज adulterous Ashok has an adulterous relation with Priya, his friend, and a child is born out of such relationship. अशोक और सरिता हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादीशुदा हैं। अशोक का जो है प्रिया के साथ अडल्टरस रिलेशनशिप है, ठीक है, अफेयर टाइप का एक तरीके से। उस अफेयर से भी एक बच्चा है, प्रिया कौन है, उसकी फ्रेंड है, उसके साथ भी उनके रिलेशन है और उससे एक बच्चा भी है। सवाल आपसे पूछ रहा है
What action can Sarita take against Ashok under Hindu Marriage Act? अशोक के अगेंस्ट सरिता कौन सा एक्शन ले सकती है? ठीक है, तो सरिता जो है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के तहत डाइवोर्स ले सकती है, क्योंकि उसके पति ने अडल्ट्री कमिट किया है। ठीक है, अडल्ट्री का मतलब एक शादीशुदा जीवन चल रहा है और वो दूसरी महिला के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। हमारे गांव में इसे सर यहाँ नहीं, लेकिन शादीशुदा तो है ना। आप अपनी वाइफ से वो ले लो परमिशन कि देखो ऐसा है तुम्हारे साथ जो है, अगर कोई ऐसा इनकॉम्पिटेंसी है तो ठीक है, तो वो खुद से ही आपको परमिशन दे देगी। तो अगर परमिशन खुद से दे देती है तब कोई ऐसा सिचुएशन ही अराइज नहीं होता है। ठीक है, अगर आप अपनी वाइफ के बिना मतलब कंसेंट के दूसरी रिलेशनशिप में जाते हो तो ये अपने आप में अपराध है ना। यहाँ अडल्ट्री का भी है, अगर वो शादी कर लेता तो बाइगेमी भी हो जाता, लेकिन वो शादी नहीं किया है, वो सिर्फ अडल्ट्री रिलेशनशिप में रह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 देखेंगे तो वहां पे अडल्ट्री एक ग्राउंड है। ठीक है, तो उस आधार पर यहाँ पे सरिता जो है डाइवोर्स के लिए पिटीशन लगा सकती है कोर्ट में। ठीक है, और क्या, और उनको मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है, जुडिशियल सेपरेशन ले सकती है। ठीक है, दूसरा सवाल पूछ रहा है, इज द चाइल्ड इनहेरिट चाइल्ड एंटाइटल टू इनहेरिट अशोक प्रॉपर्टी? एक्सप्लेन। यहाँ पे जो अशोक था उसकी अपनी फ्रेंड के साथ जो अफेयर था उससे जो बच्चा हुआ था, तो सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या वो बच्चा अशोक के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है? ठीक है, तो देखिए, अंडर हिंदू लॉ अ चाइल्ड born out of adultery is still a natural child of the biological father. The Hindu Succession Act and personal law generally recognize the legitimacy of the biological child irrespective of marital status of the parent. ठीक है, therefore the child born to Ashok and Freya through out of wedlock due to adultery is entitled to inherit Ashok's property. ठीक है, शादी का स्टेटस भले लीगल हो या इलीगल हो, जो बच्चा होता है वो जायज ही माना जाता है। ठीक है, तो क्योंकि वो बच्चा अशोक का था इसीलिए वो प्रॉपर्टी अशोक के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का वो बच्चा अधिकार रखेगा। लास्ट सवाल है हमारा 21। अमर वाइल अ बैचलर अडॉप्टेड अ सन एस। ठीक है, अमर नाम का व्यक्ति है जो बैचलर, जब वो बैचलर था तो उसने एक बेटा गोद लिया था एस नाम का। आशा वाइल अनमैरिड अडॉप्टेड अ डॉटर डी। ठीक है, आशा जो है अनमैरिड है, उन्होंने एक बेटी को गोद लिया, नाम था डी। अमर एंड आशा देन मैरिड ईच अदर। अब यहाँ पे अमर और आशा जो है दोनों आपस में शादी कर लिए। ठीक है, सवाल आपसे पूछ रहा है, आफ्टर मैरिज कैन अमर अडॉप्ट ए डॉटर? एक्सप्लेन द रीजन। ठीक है, क्या शादी के बाद तो आशा से जो शादी करेगा अमर तो बेटी को गोद ले सकता है? ठीक है, देखिए सवाल, अमर इज नाउ मैरिड टू आशा। Under adoption law in India, Hindu Adoption and Maintenance Act, certain conditions must be fulfilled for adoption. Can Amar adopt a daughter after marriage? Yes, Amar can adopt a daughter even after marriage. The Hindu Adoption and Maintenance Act does not prohibit a married man from adopting a child. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पहला सवाल था कि क्या अमर अडॉप्ट कर सकता है शादी के बाद बच्ची लड़की, तो यस, ठीक है, शादी के बाद वो डॉटर को अडॉप्ट कर सकती है। दूसरा सवाल था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अमर एंड डी एंड बिटवीन आशा एंड एस? मतलब अमर की जो बेटी थी उसकी आशा के साथ क्या रिलेशन रहेगी, और आशा का जो अमर का जो बेटा क्या था यार, अमर का जो बेटा था एस, उसका आशा के साथ क्या रिलेशन होगा, और आशा की जो बेटी थी डी उसका अमर के साथ क्या रिलेशन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए,
अमर का अडॉप्टेड सन एस है, आशा की अडॉप्टेड डॉटर डी है। अमर और आशा दोनों शादीशुदा हो गए, ठीक है। तो अब डी जो होगा, डी इज द अडॉप्टेड डॉटर ऑफ आशा। आफ्टर अमर मैरिज आशा, अमर becomes the stepfather of D. There is no direct adoptive relationship between Amar and D unless Amar also adopts D. However, in the family, Amar is D's stepfather by marriage. ठीक है। Relationship between Asha and S. S is the adopted son of Amar. After Asha marries Amar, Asha becomes step mother of S. ठीक है, तो ये है। तो ये कुल मिला के बोल रहा है कि डी जो होगा, जो सन है ना अमर का, वो आशा का कौन लगेगा? जो आशा की बेटी थी डी, उसका अमर के साथ रिलेशन होगा स्टेप फादर का और स्टेप डॉटर का, ठीक है। और सन जो था अमर का, उसका आशा के साथ क्या रिलेशन रहेगा? स्टेप मदर और स्टेप सन का रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है।